Good morning, class 10th. Now we are going to start a fresh chapter in history, the second chapter, nationalism in India. Okay? So, first of all, we have to understand the definition of nationalism. I have told you the definition of nationalism in the previous chapter. Nationalism is nothing. Nationalism is a feeling which generates inside a person. It is a feeling of love for the nation that is known as nationalism. When you are feeling for the nation, when you are wanting to do something for the nation, that particular feeling is known as nationalism. Okay? So first of all, we will discuss. Now the story is about the events which took place after the father of the nation, Mahatma Gandhi, arrived in India. Some of the events which took place in Indian history before the independence, when Mahatma Gandhi arrived in India. After that, what incidents took place in India, we will discuss about that in this particular chapter. Okay. So, first heading is the effects of the First World War on India. So, First World War का क्या इफेक्ट भारत के ऊपर पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद। जाहिर सी बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज ह्यूमंस वर डैमेज्ड, ह्यूमंस वर किल्ड एंड प्रॉपर्टीज वर डैमेज्ड। ओके, between 1914 to 1920 the prices of food grains rose by 93%. अब prices of food grains for rose, why? Prices क्यों food grains के बढ़ गए थे? इसका कारण ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो भी कॉलोनीज ब्रिटिश के अंदर थी, वो सारी कॉलोनीज में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेन्स का प्रोडक्शन करवाया टू फीड द आर्मीज विच वर फाइटिंग इन द फ्रंट एट वेरियस countries. So they were demanding huge food grains, and for getting those food grains they used their colonies. उनके उपनिवेशों को उन्होंने प्रयोग किया, वहाँ पे ज़बरदस्ती उन्होंने फूड ग्रेन्स ज़्यादा पैदावार उसकी कराई और उसको यूज़ किया। ठीक है, और उस टाइम पे फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बहुत बढ़ गए क्योंकि फूड ग्रेन्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी फूड ग्रेन्स की। जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उतना ज़्यादा फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ जाते हैं। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, कोई भी प्रोडक्ट होगा, सिर्फ फूड ग्रेन की बात नहीं लेते हैं। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा प्रिंसिपल है कि इफ डिमांड इज मोर देन द सप्लाई देन द ऑटोमेटिकली द प्राइसेस रोज, प्राइसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही क्योंकि फूड ग्रेन की डिमांड्स वेरियस कंट्रीज़ में जहाँ पे फ्रंट पे ब्रिटिश फोर्सेज लड़ रही थी, वो ब्रिटिश फोर्सेज के लिए फूड ग्रेन सप्लाई अपनी कॉलोनीज से हो रहा था। इंडिया वॉज वन ऑफ द कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड एज अ रिजल्ट a large number of food grains were supplied from India as well. As a result, the food grain prices rose over here. The food grain prices rose about 93%. Okay. The peasants groaned under heavy burden of the taxation. बहुत ज़्यादा taxation के burden पे बहुत ज़्यादा टैक्स उन्हें देना पड़ता था। तो ब्रिटिश फोर्सेज आसानी से फूड ग्रेन्स नहीं लेती। फूड ग्रेन्स ब्रिटिश फोर्सेज ये चाहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि उसे फूड ग्रेन्स सस्ते दामों में मिल जाए। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स वर रूलर्स ओवर हियर, सो दे फोर्स द पीजेंट्स टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स एंड दे चार्ज हैवी टैक्सेस फ्रॉम देम। सो द फार्मर्स वर इन अ बर्डन ऑफ हैवी टैक्सेशन। डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज मैनीफोल्ड। डिफेंस एक्सपेंडिचर वाज इंक्रीज्ड। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एट दैट टाइम वर यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन। क्योंकि जाहिर सी बात है, वॉर में आर्म्स एंड एमुनिशन की यूज बहुत होता। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे दूसरी इंडस्ट्रीज थी, उन इंडस्ट्रीज को भी वॉर मटेरियल्स बनाने में लगा दिए गए। ठीक है। कस्टम ड्यूटीज वर रेज एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। कस्टम ड्यूटीज रेज कर दी गई कि बहुत ज़्यादा टैक्स, जब यहाँ से कोई सामान जाता था तो उसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया जाता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है बहुत महंगा हो जाता था, जो आम लोगों की खरीद की रेंज से बाहर हो जाता था, जिससे वो ज़्यादा प्रोडक्ट ना बिके। इसलिए कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगाने से किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया जाता है,
इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ना बिके, जिससे उस पर्टिकुलर जहाँ से प्रोडक्ट आया है उसको उतना फ़ायदा ना होगा। वो सस्ते दामों पे दूसरे कंट्रीज में बिकेगा तो वो उसको पर्टिकुलर कंट्रीज़ को ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि सस्ते दामों में बिकेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीद पाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी जाती थी ताकि वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ महंगी हो जाए। ठीक, इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब इनकम जो दी जाती थी उसके ऊपर टैक्स भी ले लिया जाता था गवर्नमेंट। सोल्जर्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम द विलेज, फोर्स रिक्रूटमेंट होती थी, पर प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं उसको, ठीक है, एक टर्म यूज किया जाता है। तो वैसे वो एक आपका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है जो डॉक्टर देते हैं उसके अलावा एक और टर्म यूज़ किया जाता है, एग्जैक्टली उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे याद नहीं है, लेकिन तभी जो भी टर्म यूज़ किया जाता है उसकी बात नहीं करते हैं हम। एग्जैक्टली हमारा मोटिव क्या, हमको हमारा मोटिव है समझना। फोर्स रिक्रूटमेंट तो ज़बरदस्ती किसी को रिक्रूट कर लेना, जैसा कि नेपोलियन करता था। ठीक है, नेपोलियन भी जब उसको यूरोपियन कंट्रीज को इन्वेट करना होता था तो ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट करता था, विलेजेस से बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती अपनी आर्मी में ले लेता था। वैसे इंडियंस और जहाँ पे जो भी फार्मर्स थे उनको ज़बरदस्ती रिक्रूट कर लिया जाता था आर्मी, क्योंकि जाहिर सी बात है युद्ध लड़ने जाएंगे तो सिपाहियों की ज़रूरत होगी और ब्रिटिशर्स अपनी सिपाहियों को कभी भी युद्ध में नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए वो इंडियंस को ज़बरदस्ती युद्ध में फ्रंट पर भेज देते थे मारने के लिए। ठीक है, नेचर को तो बहुत नुकसान हो गए, कोई भी युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान प्रकृति को होता है। ठीक है, क्रॉप्स spread in many parts of India during 1918-19 and 1920-20 gave rise to the acute food shortage। अब देखिए 1918-19 और 1920-21 में बहुत ज़्यादा यहाँ पर अकाल पड़ गया, अच्छी बारिश नहीं हुई जिससे क्रॉप्स फेल हो गई, जिससे बहुत ज़्यादा फार्मर्स को नुकसान हो गया। ठीक है, फूड शॉर्टेज हो गई। So according to 1921 census, nearly 12 to 13 million people died as a result of the famines or epidemics। और 20 में यहाँ पर एक एपिडेमिक भी आ गया, महामारी फैल गई, इस महामारी की वजह से भी बहुत सारे लोग मारे गए। तो ऐसा माना जाता है कि 1921 में जो आंकड़ा लॉन्च किया गया था उसके अनुसार करीबन 1,30,00,000 लोगों के आसपास भारत में उस टाइम पे लोग सिर्फ अकाल पड़ने और महामारी फैलने से मारे गए। ठीक है, तो एक बहुत ही दुखद समय था वो। अब हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी एज ए लीडर एंड द सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी, मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग को क्या डिस्कस करना है, हम लोग को डिस्कस करना है महात्मा गांधी के आने के बाद भारत की आज़ादी का जो आंदोलन चला, जो नेशनल मूवमेंट चला भारत का, उसमें क्या क्या मूवमेंट्स हुए और वो कैसे वो सफल रहा वो मूवमेंट। आपको मालूम है महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए बहुत सारे मूवमेंट्स हमारी आज़ादी का एक बहुत बड़ा कारण बने। तो महात्मा गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, मेनली हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। महात्मा गांधी और उनके मूवमेंट्स का हमारे देश के नेशनल मूवमेंट पे क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि महात्मा गांधी कब आए भारत। आपको मालूम है महात्मा गांधी 1869 में उनका जन्म हुआ, उसके बाद कुछ समय काल बाद वो पढ़ने चले गए, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, उन्होंने कुछ समय लंदन में बिताया, कुछ समय उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिताया। साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह के कुछ मूवमेंट्स का एक कह सकते हैं कि उन्होंने स्टेप्स उठाए थे, वहाँ पे सत्याग्रह कुछ वर्कर्स के लिए उन्होंने पहले किया था, कुछ खासकर जो इंडियन वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे उनके लिए सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने सत्याग्रह का, जो एक बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। तो उनको लगा कि सत्याग्रह वॉज अ वेरी गुड टूल टू अचीव एनीथिंग विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ वायलेंस। वहाँ से उन्हें नॉन वायलेंस की ताकत का पता लगा और वही नॉन वायलेंस की ताकत उन्होंने इंडिया में यूज़ करने की सोची, क्योंकि उनको ये मालूम था महात्मा गांधी को कि क्योंकि उन्होंने खुद भी इस तरीके का अनजस्टिस फेस किया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उनको ये मालूम था कि मेरे इंडियंस कितना अनजस्टिस फेस करते होंगे। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया वापस आकर यहाँ पर सत्याग्रह को लॉन्च करूँगा, अपने देश के लोगों को आज़ादी दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि गुलामी का जीवन बहुत ही दुखद जीवन होगा। इस चीज़ को महात्मा गांधी ने एक ट्रेन के डिब्बे में फेस किया, वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। वो सेल्फ रियलाइजेशन ने उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया और उनका जो खुद का ऊपर जो एट्रोसिटी कमिट हुई, उन्होंने वहाँ से इसको एक सामाजिक आंदोलन के रूप में कन्वर्ट कर लिया। वो अपने ही तक नहीं सीमित होकर बैठ गए, अपने ऊपर किए गए अत्याचार से उनका जीवन ऐसा बदला कि उनको ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ
मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे समाज की प्रॉब्लम है, ये भारत की प्रॉब्लम है। ये ब्रिटिशर सिर्फ एक इंडियन के साथ ऐसा करते होंगे तो सारे इंडियंस के साथ कैसा ट्रीट करते होंगे, और वो भी एक इंडियन जो पढ़ा लिखा है। महात्मा गांधी क्वालिफाइड बैरिस्टर थे उस टाइम पर, तो ऐसे एक बैरिस्टर जिसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था उसके साथ अगर इस तरह से बिहेव किया गया हो तो जाहिर सी बात है कॉमन लोगों के साथ क्या इंडिया में बिहेव किया जा रहा होगा। तो ये चीज़ महात्मा गांधी ने उस टाइम में बहुत अच्छे से समझ ली और उसको एक जन आंदोलन के रूप में लॉन्च करने के लिए वो इंडिया लौट आए। कब आए? 1915 में, 1915 में वो इंडिया में शिप के द्वारा वापिस आए। अब आइडिया लेके आए वो, जब शिप के द्वारा वापिस आएंगे उनके पास किस चीज़ का आइडिया था? जो आइडिया उन्होंने लॉन्च किया था वो आइडिया था सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया उन्होंने लॉन्च किया था और अब उस आइडिया को ही वो आगे प्रोपोगेट करने वाले थे इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, और सत्याग्रह के दो कंपोनेंट्स हैं, दो अंग हैं सत्याग्रह। क्या? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि महात्मा गांधी सबसे ज्यादा इस चीज पे फोकस करते थे, नॉन वायलेंस, अहिंसा। उनका एक बहुत बड़ा प्रोवर्ब था जो वो यूज करते थे, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था और नॉन वायलेंस पे उनके सारे मूवमेंट नॉन वायलेंस पे ही फोकस्ड होते थे। सारे मूवमेंट उनके नॉन वायलेंट होते थे, किसी भी तरह की हिंसा नहीं होती और हमेशा सत्य के लिए वो लड़ते थे। इसलिए उन्होंने अपने मूवमेंट को क्या नाम दिया था? सत्य आग्रह। सत्याग्रह ये हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह। जब संधि आप इसकी करेंगे, सत्य का आग्रह करना, सत्य के लिए प्रयास करना, सत्य के लिए लड़ना। ठीक है, इसी को कहते हैं सत्याग्रह। इसी आइडिया को महात्मा गांधी ने इंडिया में लॉन्च किया। अब इंडिया में कहां से लॉन्च किया? सबसे पहला क्वेश्चन ये, कौन सा ऐसा मूवमेंट था जहां से इन्होंने इस आइडिया को लॉन्च किया? ठीक है, सत्याग्रही would refuse to submit to whatever he considered wrong। अब सत्याग्रह का आइडिया क्या था? सत्याग्रही सत्य का आग्रह करता है, यानी वो किसी भी गलत चीज को नहीं एक्सेप्ट करेगा एट एनी कॉस्ट। कोई भी कीमत पे वो गलत या किसी गलत बात को या किसी गलत लॉ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। टू बी सक्सेसफुल द सत्याग्रही मस्ट गिव अप फियर। और उनका मानना था कि हिंसा का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जिन कहीं ना कहीं आत्मबल जिनमें कम होता है, जिनकी अंदर आत्मशक्ति बहुत अधिक होती है और आत्मा का एक तरीके से मुख्य गुण होता है कि वो अहिंसक होती है। आत्मा किसी के साथ हिंसा नहीं करती। तो जिनके अंदर आत्मबल होता है उनको किसी प्रकार की हिंसा की आवश्यकता नहीं है। फियर, हेट्रेड, इस सबको एक सत्याग्रही के जीवन का कभी हिस्सा नहीं होना चाहिए। दिस वुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसेंसस ऑफ द ऑपरेसर। जो ऑपरेसर आपके ऊपर ऑपरेशन कमिट कर रहा है उसके प्रति भी आप कोई प्रकार की हिंसा ना करते हुए भी अपने जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उस पर टिके रहना, यही सत्याग्रह। ठीक, अब महात्मा गांधी का वास्तविकता में व्यू क्या था सत्याग्रह? महात्मा गांधी ये मानते थे कि सत्याग्रह इज अ पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव मतलब रोकना किसी चीज को, कोई भी गलत चीज को होने से रोकना शांतिपूर्वक तरीके से। ठीक है, गांधी जी एक्सपेरिमेंट और उनका क्या मानना था? सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स। आत्मबल है सत्याग्रह, यही मैं आपको बता रहा हूं। उनका मानना था इफ द कॉज वॉज ट्रू एंड इफ द फाइट इज अगेंस्ट द इनजस्टिस then there is no need to use any type of violence। अगर आपका जो आंदोलन है वो सत्य के लिए है और आप अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं और आपके अंदर आत्मबल है तो आपको किसी भी तरह की हिंसा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये उनका मानना है। तो अब उन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया चंपारण। अब चंपारण क्या है? चंपारण कौन सी जगह है? सबसे पहला उन्होंने किसके लिए किया? इंडिगो फार्मर।
अब मैं बताऊंगा आपको इंडिगो क्या होता है, वैसे तो आप लोग जानते होंगे। इंडिगो फार्मर्स एट चंपारण। चंपारण कहाँ पड़ता है आपका, कौन से राज्य में पड़ता है? इट लाइज इन द स्टेट ऑफ बिहार। अब कब ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था? कब मूवमेंट लॉन्च किया गया था? 1916 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कभी, कुछ लोग 1970 में इसको मानते हैं। तो इंडिगो फार्मर्स के लिए पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने इंडिया में लॉन्च किया, बिहार में। अब देखिए, ऐसे कोई उन्हें सपना नहीं आया कि वो चंपारण से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा कोई उन्हें सपना तो आया नहीं हो कि चलो चंपारण से ही पहले हम मूवमेंट स्टार्ट करें। वो चंपारण विजिट करने गए। जब वो इंडिया लौट के आए तो उनका सबसे पहला मोटिव ये था कि पूरे इंडिया का भ्रमण करें। उन्हें पता लगाना था कि इंडिया में कहाँ कहाँ सफरिंग है, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वास्तविकता में उन्हें आंदोलन करने की आवश्यकता है। तो जब वो भारत भ्रमण पे निकले तो उन्होंने चंपारण के जो किसान थे उनका दुख देखा, और चंपारण के किसानों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। तो उनको लगा कि यही मेरा पहला टारगेट होना चाहिए, मेरा पहला सत्याग्रह का जो आंदोलन होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो उन्होंने इस आंदोलन को लॉन्च किया। अब ये आंदोलन किस चीज़ के विरुद्ध था? इंडिगो। इंडिगो क्या है? नील। आप लोगों ने उजाला देखा, उजाला आप लोग यूज करते होंगे, तो इसी को बोलते हैं नील, इसको इंग्लिश में इंडिगो बोलते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो, उनकी बहुत सारी जो कॉटन इंडस्ट्रीज आपकी लंदन में थी, उनको अपने कपड़ों को कलर करने के लिए डाई की जरूरत पड़ती थी, और वो डाई कुछ नहीं होता था, यही ब्लू इंडिगो यूज किया जाता था। ये पॉपी, एक तरह का पॉपी प्लांट होता है, एक तरीके का इसमें रस टाइप का इसमें से निकलता है, नीले नीले का, ठीक है। तो वही इसको या तो आप पाउडरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर ले, सॉलिड बना लें, या तो लिक्विड रूप में, ठीक है। तो यही इंडिगो यहाँ से मैन्युफैक्चर किया जाता था, और ये मैन्युफैक्चर करके वहाँ पर लंदन भेजा जाता था। तो इंडियन फार्मर्स को, बिहार के इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया जाता था इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उनको एक लॉ में बांधा गया था, ठीक। Pro Indigo on 3/20 of their land is selling to the British planters at prices fixed by them. उनका जो भी लैंड है, क्या लॉ था? लॉ ये था कि उनका लैंड है, उसका अगर मान लीजिए उनका लैंड मान लीजिए 20 हेक्टेयर, तो उसमें से 3 हेक्टेयर वो इंडिगो उगाएंगे, 3 हेक्टेयर उनको उगाना ही पड़ेगा। जितना भी उनके पास, मान लीजिए उनके पास 3 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर में वो इंडिगो उगाए। जितना भी उनके पास लैंड है उसका 3वां हिस्सा जो है वो लॉन्च क्या कहते हैं, यूज करेंगे वो इंडिगो उगाने, ठीक है। 3/20 हिस्सा, 3/20 हिस्सा, इतना हिस्सा वो, जितना भी लैंड उनके पास होगा उसका 3/20 हिस्सा वो इंडिगो की खेती के लिए जबरदस्ती उनको फोर्स किया जाता था यूज करने के लिए। और वो जो भी इंडिगो वहाँ पे होता था वो ब्रिटिशर्स को उन्हें दे देना होता था, और वो उसी प्राइस पे ब्रिटिशर्स को देंगे जिस प्राइस पे ब्रिटिशर्स उनसे लेना चाहते हैं। वो अपने हिसाब से कोई प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। ये इसीलिए ब्रिटिशर्स उनको बहुत कम पैसे देते थे, और उन कम पैसों पर वो इंडिगो उनसे खरीद लेते थे, जिसकी वजह से उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। क्योंकि ये इंडिगो के प्लांटेशन करने में तो लैंड यूज होता है, उसकी जगह पे वो कोई फूड क्रॉप नहीं लगा पाते थे, और इससे उनकी फैमिली सफ़र करती थी। और इतना ज़्यादा इंडिगो के प्लांटेशन की वजह से लैंड को बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी हो जाती थी, बंजर हो जाती थी भूमि, क्योंकि इंडिगो कोई ऐसी क्रॉप तो है नहीं जो खाने के लिए यूज़ की जाए, वो सिर्फ एक कॉमर्शियल क्रॉप की तरह यूज़ की जाती थी, ठीक है। कॉमर्शियल क्रॉप थी और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्रॉप थी, बहुत ज़्यादा समय लगता था इसमें, और बहुत ज़्यादा एक साल का बहुत टाइम पीरियड ले लेती थी, तो इससे बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान होता था और उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, ठीक है। गांधी जी वॉज वन ऑफ एक कमीशन यहाँ पे लॉन्च किया गया कि इंक्वायरी करें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है किसानों के साथ। तो गांधी जी भी इसके मेंबर थे। गांधी जी हैड लिटिल डिफिकल्टी इन कन्विंसिंग द कमीशन दैट प्लांटेशन सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड एंड द पीजेंट शुड बी कंपनसेटेड फॉर द इलीगल एनहांसमेंट्स ऑफ देयर ड्यूज, ठीक है। तो अब गांधी जी
ने ज़बरदस्ती इंक्वायरी कमीशन की बात की और इंक्वायरी कमीशन बिठवा लिया इसके ऊपर और उसमें गांधी जी खुद भी मेंबर बन गए और गांधी जी ने कन्विंस कर लिया कमीशन को कि वो ये प्लांटेशन सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया। एक बहुत बड़ा गांधी जी ने सफलता पाई। प्लांटेशन सिस्टम उस समय बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट था यहाँ पे चंपारण और इतने बड़े सिस्टम को उन्होंने अबॉलिश करवा दिया। ठीक है, प्लांटेशन सिस्टम गांधी जी के दबाव में इतना ज़्यादा आंदोलन अच्छे से उन्होंने चलाया कि आखिरकार गांधी जी के दबाव में प्लांटेशन सिस्टम जो है वो अबॉलिश कर दिया गया और जो फार्मर्स थे उन्हें कंपनसेशन भी दिया गया। ठीक है, फार्मर्स को कंपनसेशन भी दिया गया। अब कुछ इसके और भी मूवमेंट्स हैं गांधी जी के, जैसे खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद में जो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह लॉन्च किया गया था और रॉलेट एक्ट के बारे में। ये 3 चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेरी थैंक यू क्लास।